हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको राष्ट्रीय आय की जो अवधारणाएं हैं वो बता रहा था। तो अपन क्या क्या मटेरियल पढ़ा था। जीडीपी पढ़ी थी और जीएनपी पढ़ ली थी अपन ने। निव्वल राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी ये भी अपन ने पढ़ा था शायद। इसके अलावा बाजार मूल्यों पर निव्वल घरेलू उत्पादन। चलो कोई बात नहीं, ये वापस देख लेते हैं अपन एक बार। बाजार मूल्यों पर निव्वल घरेलू उत्पादन। निव्वल का मतलब होता है शुद्ध, और एक तो सकल होता है, एक निव्वल होता है। इन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का होता है? मूल्यह्रास का। तो जैसे जीडीपी है वो तो सकल है, और ये जो एनडीपी है, जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पादन, ठीक है, और एक ये है निव्वल घरेलू उत्पादन। तो इनमें फ़र्क किसका? सकल और निव्वल का। और इन सकल और निव्वल में फ़र्क होता है मूल्यह्रास का। किसका? डेप्रीसिएशन का। तो अगर जीडीपी में से अपन डेप्रीसिएशन लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा क्या? निव्वल घरेलू उत्पादन। और परिभाषा सेम ही है। उसमें क्या करते हैं, मतलब अंतिम सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो सकल जीडीपी में सकल योग करते हैं, और इसमें क्या करते हैं? देखो, निव्वल मौद्रिक, शुद्ध मौद्रिक योग करते हैं, मतलब मूल्यह्रास शामिल नहीं करते हैं। तो एक देश की घरेलू सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्यों पर निव्वल मौद्रिक योग एनडीपी एमपी कहलाता है। ये मार्केट प्राइस पर जो दे रखा है उसकी परिभाषा दे रखी है। पर इसको सूत्र के रूप में एनडीपी को ज्ञात करने के लिए जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं, ठीक है। या फिर अगर अपन एनडीपी एमपी को एनएनपी एमपी से भी ज्ञात कर सकते हैं। एनएनपी अपन इससे पहले पढ़ा है, निव्वल राष्ट्रीय उत्पादन। देखो फ़र्क क्या है? एनडीपी एनएनपी फ़र्क किसका है? सिर्फ डी और एन का फ़र्क है ना। इस डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, इस एन का मतलब होता है नेशनल। अब डोमेस्टिक और नेशनल में फ़र्क किसका होता है? इसका। किसका? NFIA, विदेशों से प्राप्त होने वाली आय है ना, उसका फ़र्क होता है। जो नेशनल में तो शामिल होती है परंतु डोमेस्टिक में शामिल नहीं होती है। इसलिए जब एनडीपी की गणना करते हैं किससे? एनएनपी से, तो एनएनपी में से NFIA क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं, ठीक है। अब अगर एनडीपी की गणना करनी है अपने को किससे? जीएनपी से। किससे करनी है? जीएनपी। तो एक एक अक्षर को पकड़ो आप। एग्जाम में ये हिंदी में पूरे वाक्य लिखे हुए आएंगे। क्या? निव्वल घरेलू, बाजार मूल्यों पर निव्वल घरेलू उत्पादन, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो आप इनका जो फुल फॉर्म और ये जो है ना, ये सब समझना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, सबसे एनडीपी ज्ञात करने किससे? जीएनपी से, ठीक है। तो पहला काम देखो, अक्षरों का देखो। पहला अक्षर है इसका जी का मतलब सकल, ग्रोस। और इसका पहला अक्षर क्या है? नेट, एन, शुद्ध। तो जी को किस में बदलना है? एन में। सकल को किस में बदलना है? शुद्ध में। और सकल को शुद्ध में बदलने के लिए सकल में से क्या घटाना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन घटाना पड़ेगा। ये डेप्रीसिएशन घटाते ही जी क्या बन जाएगा? एन। पहला काम हो गया। दूसरा काम, वो जो इस पहले वाले में क्या था अपन ने? क्या एन को बदला था किस में? डी में। तो यहाँ पर वापस एन को बदलना किस में? डी में। नेशनल, नेशनल का मतलब जिसमें NFI शामिल होती है, और अपन को बदला किस में? डी में। तो जो NFI है उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। तो एन क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। तो जीएनपी में से डेप्रीसिएशन और NFI लेस करके एनडीपी एमपी ज्ञात कर सकते हैं। एनडीपी एमपी है उसमें NIT शामिल होता है, एनडीपी एफसी में NIT शामिल नहीं होता है। NIT मतलब निव्वल अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। और एनडीपी एमपी से अगर एनडीपी एफसी गणना करनी है तो NIT है उसको एनडीपी एमपी में से घटा देंगे, ठीक है। चलो, ये तो थी चार मुख्य मुख्य उदाहरण। अब है निजी आय। निजी आय जो कि निजी व्यक्तियों को प्राप्त, निजी क्षेत्र को प्राप्त होती है एक देश में एक वर्ष में, उसको क्या बोलते हैं? निजी आय बोलते हैं। निजी आय एक देश के निजी क्षेत्र को एक वर्ष में प्राप्त होने वाली आय होती है। निजी क्षेत्र मतलब जैसे मुझे इनकम मिली वो भी निजी आय है,
ये कंपनी को इनकम मिली वो भी क्या है, निजी आय है। परंतु जो सरकार के खजाने में, सरकार के पास जो इनकम गई है वो निजी आय नहीं है। तो सरकार के पास जाने वाली जो आय है या सरकारी उपक्रमों की जो इनकम है उसको छोड़ करके शेष जो इनकम होती है वो सारी क्या होती है, निजी आय होती है। तो ये निजी आय एक देश में निजी क्षेत्र को एक वर्ष में प्राप्त होने वाली आय होती है। इसकी गणना के लिए राष्ट्रीय आय में से, अब राष्ट्रीय आय तो देश की अर्जित की गई आय होती है एक वर्ष की, परंतु उसका सारा भाग है वो निजी व्यक्तियों के पास नहीं होता है। तो राष्ट्रीय आय में से सरकारी उद्यमों की आय, सरकार के जो इंडस्ट्री है ना, सरकार जैसे BSNL है, रेलवे डिपार्टमेंट है, तो इनकी जो आय है वो, तथा गैर विभाग, जो विभाग और गैर विभाग है उनकी जो बस्ते हैं, डिपार्टमेंट है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उनकी बस्तें, सामाजिक सुरक्षा संस्थान, ये सब चीज़ें, 3 चीज़ें हैं वो क्या है, निजी व्यक्तियों के पास नहीं रहते हैं। इसलिए इनको तीनों को घटाते हैं। तथा हस्तांतरण भुगतान, सरकार से फ्री में जनता को जो इनकम मिलती है वो राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, जनता से सरकार जो ऋण लेती है उन पर जनता को जो ब्याज मिलता है वो उपहार व अप्रत्याशित लाभ। अप्रत्याशित लाभ का मतलब क्या, कोई किसी की लॉटरी निकल आई, पैसे जीत गया लॉटरी में, तो वो अप्रत्याशित लाभ इस टाइप का होता है। क्या सोचिए कि मैंने शेयर खरीद रखे थे, अचानक से शेयरों के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए और जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ, तो ये आय है वो क्या कहलाएगी, अप्रत्याशित आय कहलाएगी। इनको ये क्या निजी व्यक्तियों के पास जाते हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला क्या है, NNPFC, मतलब ये तो राष्ट्रीय आय है ही, प्लस हस्तांतरण भुगतान, प्लस राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, प्लस ये राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, ये 2 तो जोड़ दिए है ना, उपहार वगैरह ये तो जोड़ दिए, हस्तांतरण भुगतान, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज ये तो जोड़ दिया, सामाजिक सुरक्षा संस्थान, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन SSC, माइनस सार्वजनिक उपक्रमों की बस्तें, ये 2 चीज़ें घटा दी। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। या फिर एक दूसरा फॉर्मूला क्या है, निजी आय बराबर निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पादन से प्राप्त आय। एक देश में जो निजी क्षेत्र है, मतलब निजी आदमी, उनको देश में जो उत्पादन करते हैं एक साल में उससे कितनी इनकम मिलती है वो, प्लस राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, प्लस NFI है। NFI भी क्या है कि कारोबार कौन करता है, बिजनेस करता कौन है, आम जनता ही करती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कौन करता है, आम जनता ही करती है। इसलिए उसको विदेशों से जो इनकम मिलती है वो सरकार से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान और विदेशों से प्राप्त अपने देश की सरकार से जो पेंशन भत्ते मिलते हैं वो, प्लस विदेशों से आप लोगों को फ्री में जो इनकम मिलती है, निवलंतरण मतलब जो दान चंदा उपहार वगैरह मिलते हैं उनको बोलते हैं। तो इनको जोड़ दिया तो क्या आ गई, निजी आय आ गई। ये फॉर्मूले हैं, नोट्स में लगा रहा हूँ। एक बार ये और वापस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में आपका प्रथम लिखित टेस्ट है 10 नंबर का, 1 घंटे का, जिसमें आपका जो टॉपिक सब्जेक्ट है अपने इकोनॉमिक्स का वो है मांग और मांग की लोच। 3rd और 4th चैप्टर है ना, 3रा और 4था चैप्टर, वो उसका सिलेबस मैटर है। आप उनको अच्छे से तैयार कर लेना और टेस्ट देना है आपको। हर एक को आप में से अगर कोई क्लास अगर नहीं भी ले रहा है तो उसको सूचना भी, जो क्लास ले रहे हैं वो उनको सूचना दे देना। अब व्यक्तिगत आय जो मैंने आपको बताई थी कि एक देश के परिवारों को एक वर्ष में जो आय मिलती है वो क्या कहलाएगी, व्यक्तिगत आय मिलती है। अपन ने अच्छे से पढ़ा था व्यक्तिगत आय कौन सी होती है, वापस पढ़ लेते हैं। यह है आय एक वर्ष में एक देश के व्यक्तियों अथवा परिवारों को वास्तव में प्राप्त होती है। इसे पारिवारिक आय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पारिवारिक आय। परिवारों को मिलती है इसलिए क्या बोलते हैं, पारिवारिक आय। एक अर्थव्यवस्था में लोगों को कई प्रकार की ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। मतलब यहाँ पर ये जो निकाल रहे हैं वो तो है परिवारों को मिलने वाली आय, जिसको अपन बोलते हैं व्यक्तिगत आय। अब राष्ट्रीय आय एक देश के सभी लोगों की एक वर्ष की अर्जित आय होती है, परंतु राष्ट्रीय आय में कुछ भाग ऐसा भी होता है जो परिवारों के पास नहीं जाता है। अतः जब इस व्यक्तिगत आय की गणना करते हैं किससे, राष्ट्रीय आय से,
तो राष्ट्रीय आय में से वो हिस्सा जो परिवारों के पास नहीं जाता उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तथा कुछ ऐसी इनकम भी होती है परिवारों की जो राष्ट्रीय आय में शामिल तो नहीं होती है, क्योंकि वो उत्पादन से प्राप्त आय नहीं होती है, परंतु परिवारों के पास जाती है, इसलिए वो आय क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती हैं परंतु व्यक्तिगत आय में शामिल होती हैं, तथा राष्ट्रीय आय का वह भाग जो परिवारों को नहीं मिलता है उसे व्यक्तिगत आय में शामिल नहीं करते। देखो फॉर्मूला NI से निकाला, किससे, NI मतलब राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम में से निगम कर जिसको अपन बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, CT। क्या लिखेंगे, CT। मतलब कंपनियां जो टैक्स चुकाती हैं अपनी इनकम में से, वो कमाई तो है, कमाई है इसलिए राष्ट्रीय आय में शामिल है, परंतु परिवार के पास नहीं जा रहा है, इसलिए क्या कर दिया, लेस कर दिया। इसके अलावा अवितरित लाभ, जो बड़ी फर्में होती हैं उनका प्रॉफिट का एक हिस्सा कंपनी के फंड में डिपॉजिट होता है। अवितरित लाभ को निगम बचत भी बोलते हैं अपन। तो ये जो हिस्सा कंपनी फंड में डिपॉजिट होता है वो किसी परिवार के पास नहीं जाता है, कंपनी के पास ही रहता है, इसलिए इसको भी क्या करते हैं, घटाते हैं। माइनस है, माइनस अवितरित लाभ, यानी निगम बचतें बोलते हैं, जिसको अपन बोलते हैं UDP। UDP का मतलब हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा अंशदान, SSC, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। ये क्या है कि जो सरकार है वो अपने जो कर्मचारी होते हैं, सरकार के जो कर्मचारी होते हैं या फिर लिमिटेड कंपनियां हैं, उनका एक तरीके से बीमा टाइप में होता है। सामाजिक सुरक्षा अंशदान मतलब एक बीमा टाइप में होता है कि एक तो जब वो रिटायरमेंट होते हैं तो उनको एक बड़ी राशि दी जाती है, और या फिर कोई दुर्घटना घटित होती है तो उनको एक साथ में क्लेम राशि दी जाती है। ये राशि आती कहाँ से है, ये राशि क्या, कर्मचारियों की सैलरी में से ही कटौती करते हैं शुरुआत से ही, है ना। तो ये कर्मचारियों की कमाई तो है परंतु उनको मिल नहीं रही है, मिल नहीं रही है मतलब परिवार के पास नहीं जा रही है, कटौती हो रही है, इसलिए राष्ट्रीय आय में शामिल तो होती है परंतु परिवारों के पास नहीं जा रही है, तो इसलिए इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अब ये तीन चीज़ें तो घटा देते हैं, प्लस हस्तांतरण भुगतान, मतलब सरकार से जो फ्री में जनता को जो इनकम मिलती है उसको क्या बोलते हैं, हस्तांतरण भुगतान, TP, ट्रांसफ़र पेमेंट। और एक अलावा क्या जोड़ते हैं, परिवारों को शुद्ध ब्याज प्राप्ति, मतलब परिवारों को शुद्ध ब्याज प्राप्ति मतलब जो परिवार लोग हैं वो जो ऋण देते हैं और उस पर जो मतलब सरकार को बैंकों में जो ऋण जमा करवाते हैं, लोन पैसे जमा करवाते हैं, तो उस पर जो ब्याज मिलता है उसमें से जो लोन लेते हैं वो ब्याज देते हैं वो घटा देते हैं, तो शुद्ध ब्याज प्राप्ति आ जाएगी। PI बराबर NI माइनस CT माइनस UDP माइनस SSC, तीन चीज़ें जोड़ घटा दी, प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट TP प्लस IDP। ये है परिवारों शुद्ध ब्याज प्राप्ति। ये 7th अवधारणा है खर्च योग्य व्यक्तिगत आय। ये व्यक्तिगत आय है परिवारों को मिलने वाली, और ये वो आय है जिसे परिवार खर्च कर सकते हैं। तो परिवार खर्च, ये जो आय है उसको सारी को परिवार खर्च नहीं कर सकते। कौन सी आय को, व्यक्तिगत आय को। परिवारों को इसमें से टैक्स और जुर्माने चुकाने पड़ेंगे, उसके बाद शेष बची आय होगी वो क्या होगी, खर्च योग्य व्यक्तिगत आय हो जाएगी। यह आय एक देश के परिवारों की एक वर्ष की खर्च योग्य आय होती है, जिसकी गणना के लिए व्यक्तिगत आय में से परिवारों द्वारा कर अदायगी मतलब जो परिवार प्रत्यक्ष कर चुकाते हैं ना, डायरेक्ट टैक्स, वो तथा गैर कर अदायगी मतलब कुछ जुर्माना शुल्क चुकाते हैं उनको घटाया जाता है। मतलब DPI बराबर PI, पर्सनल इनकम, ये आय है, इसमें से प्रत्यक्ष कर और गैर कर अदायगी इन दोनों क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी खर्चों की व्यक्तिगत आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत आयकर माइनस जुर्माना शुल्क आदि। ठीक है। और ये जो अगली अवधारणा 8वीं है, राष्ट्रीय खर्च योग्य आय। राष्ट्रीय खर्च योग्य आय
एक एक अवधारणा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रहे, क्योंकि पर्टिकुलर एक अवधारणा पूछ ली 2 नंबर के आगे राष्ट्रीय खर्च योग्य आय से आप क्या समझते हैं। इसलिए हर अवधारणा को नाम से समझना और नाम से समझ करके इसका जो मीनिंग है वो समझ लेना। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम NDI, एक देश के लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने के लिए, मतलब लोगों का स्टैंडर्ड क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, इसके लिए NDI उपयोगी होती है। NDI की गणना के लिए राष्ट्रीय आय में NIT तथा शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध हस्तांतरण आय को शामिल ही करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि एक देश के पास, जिसमें सरकार भी शामिल है, जनता और सरकार सब के पास एक साल में कुल कितना पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय खर्च योग्य आय बोलते हैं। अब मैंने ये बनवा रखा है ND पर, तो NDI का फॉर्मूला है NDI बराबर NI प्लस NIT प्लस NTEW। NTEW का मतलब हुआ नेट ट्रांसफर इनकम फ्रॉम वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व से जो फ्री में इनकम मिलती है शेष विश्व से अपने देश को, उसको शामिल कर रखा है। मैंने ये कंसेप्ट बनवाया था स्टूडेंट से कि अपने एक दूसरे से, मतलब एक से दूसरी कैसे निकालनी है। तो ये एरो के निशान दे रखे, जैसे GDP MP से ये एरो के निशान इधर जा रहे हैं, मतलब निकालने क्या अपने को NNP FC। तो NNP FC निकालने के लिए किससे, GDP MP से। तो पहला काम करेंगे डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। अब ये तो है, देखो G, ये है N, ग्रोस नेट। तो पहला काम करेंगे G को N में बदलने का, इसलिए G में से ग्रोस में से क्या लेस कर दिया, डेप्रिसिएशन। ये लेस करते G क्या बन गया, N, पहला काम। दूसरा काम है D को बदलना है किस में, N में। ये है डोमेस्टिक, ये क्या है, नेशनल। तो डोमेस्टिक को बदलना है नेशनल में। डोमेस्टिक में विदेशों वाली आय शामिल नहीं होती है, अपन ये जो निकाल रहे उसमें शामिल होती है, इसलिए जोड़ दिया क्या, NFIA। ये जोड़ते ही D क्या बन गया, N बन गया। तीसरा काम है, ये है MP मार्केट प्राइस पर, और ये क्या है, FC फैक्टर कॉस्ट पर। तो मार्केट प्राइस में टैक्स शामिल होते हैं, NIT शामिल होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में शामिल नहीं होते हैं। तो तीसरा काम क्या किया, माइनस NIT, मार्केट प्राइस में से NIT लेस कर दी, तो क्या बन गया, फैक्टर कॉस्ट। इस प्रकार से हर एक से दूसरी निकाली हुई है, जिसका मैंने ये एक स्टूडेंट से बनवाया है। ये किसी बुक वगैरह में नहीं है, ये हमने खुद बनाया था, इसलिए, और आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। एक आपको मैंने बताई थी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम PCI, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दे करके प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं, और उससे मतलब तुलना करके, जैसे प्रति व्यक्ति आय की तुलना करके विभिन्न देशों के मतलब जो लोग हैं जीवन स्तर उसका ज्ञान हो सकता है। अब यह है कि राष्ट्रीय आय के मापन में कठिनाइयाँ क्या आती हैं। राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो एक तो क्या है कि दोहरी गणना की कठिनाई। बहुत सा उत्पादन ऐसा होता है जिसकी कई बार डबल बार गणना हो जाती है, ठीक है, दोहरी गणना की कठिनाई आती है। और इस कठिनाई को मतलब सही कैसे करते हैं, अंतिम उत्पादन। इस कठिनाई से बचने के लिए केवल ये मैंने इनको स्टूडेंट्स को बताया था, जो कि यहाँ पर नोट किया गया है। मतलब इस कठिनाई को सही कैसे करते हैं, पहले भी अपनी बात हो चुकी है कि डबल गणना की से बचने के लिए केवल अंतिम उत्पादन को शामिल करना चाहिए। परंतु अपन फिलहाल कठिनाइयाँ देख रहे हैं, तो कठिनाई तो एक तो है डबल गणना की कठिनाई, कई बार उत्पादन की दो बार गणना हो जाती है। दो बार कैसे, जैसे अपन ने कपास भी गिन दिया और कपड़ा भी गिन लिया, तो अब जब कपास और कपड़ा दोनों अलग अलग गिनते हैं तो कपास की गिनती 2 बार हो जाती है। अपन ने गेहूँ भी गिन लिया और ब्रेड भी गिन ली, तो गेहूँ और ब्रेड की गणना करने में गेहूँ की गिनती 2 बार हो गई है। सेकंड परेशानी है, स्वरोजगार से प्राप्त आय की गणना करना कठिन कार्य होता है। कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने छोटा मोटा खुद का काम करके रखते हैं, खुद का काम धंधा रखते हैं, है ना। किसी की कोई दुकान है, कोई ठेला लगाता है, कोई कुछ करता है, कोई खेती करता है।
तो ये स्वरोजगार है, इनसे कितनी आय प्राप्त करते हैं सरकार क्या करती है, इसका एक अनुमान लगाती है, परंतु इससे जो वास्तविक आय प्राप्त होती है उस आय का अनुमान प्राप्त करना, उसकी गणना करना क्या बहुत ही मुश्किल कार्य है, कठिन कार्य है, सही अनुमान लगाना। पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय का मूल्यांकन करना कठिन होता है। अब राष्ट्रीय आय में क्या होता है कि इस साल जो राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उस साल में जो उत्पादन मतलब बना है, मतलब जो उत्पादन फर्स्ट टाइम इस साल में बिकेगा उसको ही शामिल करते हैं। परंतु क्या होता है, जैसे मतलब ये व्यय विधि है ना, राष्ट्रीय आय के मापन की व्यय विधि 3 विधियाँ बताई थी, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो अगर अपने व्यय को जोड़ें तो जैसे सपोज कीजिए या व्यय को जोड़ दें या फिर ऐसे जोड़ते हैं कि मैंने 2 साल पहले एक मोबाइल ख़रीदा था 20,000 रुपये का, एक मैंने मोबाइल ख़रीदा 2 साल पहले। तो 2 साल पहले 20,000 रुपये जिससे मैंने ख़रीदा था उसकी इनकम के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय आय में शामिल हो चुके थे 20,000 रुपये। उसने 20,000 रुपये कमाए तो 20,000 रुपये राष्ट्रीय आय में शामिल हो चुके थे, ठीक है। अब मैंने इस साल उस मोबाइल को वापस बेच दिया, इस साल उस मोबाइल को मैंने वापस बेच दिया। तो चूँकि अब 10,000 में बेचा मैंने, सोचो प्रेजेंट में, और मेरी इनकम कितनी हो गई 10,000 रुपये मुझे मोबाइल से मिल गए, परंतु ये 10,000 रुपये मेरी कमाई में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उस मोबाइल से जो मोबाइल की जो इनकम है, उत्पादन की जो इनकम है वो 2 साल पहले शामिल हो चुकी है, उसको 2 साल पहले अपन जोड़ चुके हैं। इसीलिए जो पुरानी वस्तुएं हैं उनको बेचने से जो प्राप्त आय होती है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। परंतु समस्या ये है कि पता लगाना मुश्किल है कि कौन सी वस्तुएं जो पुरानी वस्तुएं हैं उनकी बिक्री से प्राप्त आय है कितनी, उसका मूल्यांकन करना क्या होता है, कठिनाई होता है। गैर कानूनी क्रियाएं तथा कालाबाजारी राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई पैदा करते हैं। चोरी डकैती करना या कालाबाजारी है, इसकी वजह से राष्ट्रीय आय का सही अनुमान नहीं हो पाता है। स्व उपभोग के लिए उत्पादन का अनुमान लगाना कठिन है। जैसे मैंने खेत में गेहूं का उत्पादन किया, 50 क्विंटल गेहूं हुआ, उसमें से मैंने 10 क्विंटल खुद के पास रख लिया, 40 क्विंटल बेच दिया, तो 40 क्विंटल का तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई मार्केट में आ गया, परंतु मैंने कितना रखा है अपने पास, ये भी तो उत्पादन है इस साल का, तो राष्ट्रीय आय में शामिल होना चाहिए। तो लोग अपने पास स्व उपभोग के लिए कितना उत्पादन रखते हैं उसका मूल्यांकन करना, उसका पता करना कठिन काम होता है। अंश पत्रों व ऋण पत्रों का लेन देन केवल कागजी क्रियाएं होने के कारण राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। जो शेयर बाजार में अपना शेयर हैं, ऋण पत्र हैं, उनसे जो पैसे कमाते हैं तो ये इनकम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है, क्योंकि ये केवल कागजी क्रियाएं होती हैं, इनसे उत्पादन नहीं होता है। अल्प विकसित देशों में अशिक्षा के कारण परिवारों के पास आय के सही आंकड़ों का अभाव होता है। जो अल्प विकसित देश हैं वहाँ पर अशिक्षा होती है, इस वजह से लोग अपनी 1 साल की पूरी इनकम का सही आंकड़ा नहीं लगा पाते हैं, पर अपने ही नहीं लगा पाते हैं। आप देखो अपन पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी अपने को एग्जैक्ट पता नहीं रहता है कि अपने परिवार की 1 साल में पूरी इनकम है कितनी। क्यों नहीं लगा पाते, क्योंकि अपन तो सिर्फ पापा जी की इनकम ही काउंट करते हैं कि हाँ भाई पापा जी ने इतने कमाए, परंतु यहाँ पर पापा जी की इनकम ही नहीं है, अपने को और भी जो सोर्स वगैरह से जो इनकम मिलती है, अपने खेती वगैरह से कितनी इनकम मिली है, या फिर और काम जो छोटे मोटे काम करते हैं उनसे कितनी इनकम मिलती है, वो सब अपने अनुमान नहीं लगाते हैं। और अनुमान लगा भी लेते हैं तो अपने भारत जैसे देश में या अल्प विकसित देशों में क्या होता है कि लोग करों से बचने के लिए, करों जो अगली है ना परेशानी, करों से बचने के लिए लोग वास्तविक आय को प्रकट नहीं करते हैं। पहली बात तो सही आय का अनुमान लगाना मुश्किल होता है, ऊपर से लोग सही आय है उसको बताते भी नहीं है ताकि टैक्स ना लगे, ठीक है। अब है राष्ट्रीय आय के महत्व। तो महत्व क्या है, पहला है राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन एक देश की सही आर्थिक स्थिति को व्यक्त करता है। राष्ट्रीय आय से उस देश की आर्थिक स्थिति क्या है इसका अपना अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय आय की गणना सरकार को उचित आर्थिक नीतियाँ बनाने में मदद करती है। मतलब राष्ट्रीय आय की गणना करने से ये पता चलता है कि कौन सा क्षेत्र तो बढ़ा हुआ है, प्रगति किया हुआ है, और कौन सा सेक्टर है वो पिछड़ा हुआ है। इसलिए सरकार जो बैकवर्ड एरिया है उसको विकास करने के लिए उचित आर्थिक नीतियाँ बना सकती है राष्ट्रीय आय के द्वारा, ठीक है।
तीसरा है राष्ट्रीय आय के मूल्यांकन द्वारा देश में आर्थिक क्षेत्रीय आर्थिक समानता व रोजगार को बढ़ाया जाता है। मतलब जो क्षेत्र राष्ट्रीय आय की जब गिनती की जाती है, गणना की जाती है, तो ये पता चल जाता है कि कौन से क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। इसलिए इसके द्वारा जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ रोजगार को बढ़ाया जाता है तथा वहाँ पर सरकार उचित नीतियाँ बना करके उन क्षेत्रों का विकास भी कर सकती है। इसलिए आर्थिक समानता को भी बढ़ाया जा सकता है। क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए राष्ट्रीय आय के आंकड़े उपयोगी होती हैं। क्षेत्रीय विषमता मतलब जैसे गुजरात से तो इनकम बहुत ज़्यादा मिलती है और बिहार से बहुत कम मिलती है, तो इसका मतलब बिहार पिछड़ा हुआ एरिया है, इसलिए बिहार को विकसित करने के लिए सरकार उचित नीतियाँ बना सकती है। ये राष्ट्रीय आय की गणना से पता चलता है। दूसरे देशों से तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय के आंकड़े सहायक होते हैं। मतलब जैसे आज इंडिया की आय कितनी है, पाकिस्तान कितनी है, जापान कितनी है, चाइना कितनी है, अमेरिका कितनी है, तो अपन तुलना कर सकते हैं कि कौन से देश ज़्यादा मतलब इनकम वाले हैं, कौन से रिच हैं, कौन से क्या हैं पुअर हैं। ये तुलना करने में भी राष्ट्रीय आय के आंकड़े उपयोगी होते हैं। राष्ट्रीय आय के विश्लेषण से देश में प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के विकास हेतु विशेष नीतियाँ बनाई जा सकती हैं। आप जानते हो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है? कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन है, ये सब प्राइमरी है ना, जो प्राकृतिक काम धंधे वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और सभी प्रकार के जो इंडस्ट्री है वो आती है द्वितीयक क्षेत्र में। तो राष्ट्रीय आय में क्या करते हैं, जैसे एक विधि है उत्पादन विधि, तो उसमें क्या करते हैं कि तीनों क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों से प्राप्त आय का गणना करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो अब ये जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए सरकार विशेष नीतियाँ बना सकती है। राष्ट्रीय आय की गणना के द्वारा ही ये संभव होता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े आर्थिक शोध कार्यों में उपयोगी होते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में पीएचडी करते हैं, शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं वो उनके लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। और राष्ट्रीय आय के द्वारा प्रति व्यक्ति आय, जो मैंने आपको बताया ना, प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दे करके, तो उसको ज्ञात करके राष्ट्रीय आय है जो आर्थिक कल्याण है, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा अपने आर्थिक कल्याण को बढ़ा सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय के द्वारा प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करके आर्थिक कल्याण को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है। और मैं साथ में अब इनके क्या लगा रहा हूँ, वो नोट्स की कॉपी लगा रहा हूँ। सो आप देख लेना, चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, केवल अभी नहीं है, आने वाले टाइम में भी ये चैप्टर आपके काम आएगा। केवल ट्वेल्थ में नहीं, आगे भी काम आएगा। इसलिए अच्छे से देख लेना पूरे चैप्टर को। और ये जो टेस्ट है उसकी सूचना मैं आपको दे ही चुका हूँ, अपने स्कूल का, विनायक स्कूल का टेस्ट जो होने वाला है उसकी सूचना दे चुका हूँ। सो वो भी देख लेना, नोट्स लगा रहा हूँ वो भी देख लेना। आज अपन इतना ही करते हैं, अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आगे अपने राष्ट्रीय आय का जो मापन की विधियाँ हैं ये कल देखने वाले हैं। ठीक है।